हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ बायमेटलिज्म। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो मेटालिक स्टैंडर्ड था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। पहला था मोनोमेटलिज्म, दूसरा था बायमेटलिज्म। अब मोनोमेटलिज्म में या तो सिर्फ गोल्ड से बने हुए सिक्के सर्कुलेट होते जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते, या तो सिर्फ सिल्वर से बने सिक्के सर्कुलेट होते इकोनॉमी के अंदर जिसे हम सिल्वर स्टैंडर्ड बोलते। तो जैसे यूनाइटेड किंगडम में गोल्ड स्टैंडर्ड था, इंडिया के अंदर सिल्वर स्टैंडर्ड प्रिवेल करता था। ठीक है, तो इंडिया सिल्वर स्टैंडर्ड के ऊपर था, यूनाइटेड किंगडम हम कह सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर था। तो मोनोमेटलिज्म में सिर्फ एक तरीके के सिक्के ही सर्कुलेट होते थे। अब बात करते हैं बायमेटलिज्म। बायमेटलिज्म में गोल्ड प्लस सिल्वर बड़े खर्चे करने के लिए सोने का सिक्का, छोटे खर्चे करने के लिए चांदी का सिक्का, दोनों मिला करके इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होता था। तो इसके बहुत सारे मेरिट्स या हम कह सकते हैं एडवांटेजेस थे। अब देखिए, आपके पास अगर ज्यादा सिक्के हैं गोल्ड के, आप गोल्ड का सिक्का यूज करेंगे। आपके पास चांदी के सिक्के हैं, आप चांदी का सिक्का यूज करेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी है सबके पास सिक्के हों। जिसके पास सिक्का नहीं होगा तो वो क्या करेगा यूज? जी हाँ, वो यूज करेगा बार्टर एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि भाई बायोमेटलिज्म के क्या मेरिट्स थे या क्या एडवांटेजेस थे। सबसे पहला मेरिट था बायोमेटलिज्म का कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ करेंसी। तो वन ऑफ द मेरिट ऑफ बायोमेटलिज्म वाज दैट इट एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ करेंसी विद इन अ कंट्री। एक देश के अंदर पैसे की जितनी सप्लाई की जरूरत थी वो पूरी सप्लाई को पूरा करता था बायोमेटलिज्म, अगर हम इसे सिर्फ मोनोमेटलिज्म से कंपेयर करें। क्योंकि भैया गोल्ड लिमिटेड नेचर का था, बहुत ही ज्यादा स्केर्स रिसोर्स था और पूरी इकोनॉमी की डिमांड जरूरी नहीं वो फुलफिल कर पाए। लेकिन अगर गोल्ड के साथ सिल्वर को भी जोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश के अंदर जो करेंसी की सप्लाई है वो एडिक्वेट हो जाएगी। आगे इन्होंने बोला कि बोथ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आर इन सर्कुलेशन एंड फ्रीली मिंटेड। तो सोने और चांदी के सिक्के दोनों साथ में सर्कुलेट हो रहे थे और मिंटेड, फ्रीली मिंटेड का मतलब सरकार ने आजादी दे रखी थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। आप मिंट में जाएंगे, मिंट वो जगह है जहां पे आप कोई भी मेटल देंगे, सोना देंगे या चांदी देंगे, बार देंगे, कुछ भी देंगे, वो उसको कॉइन में कन्वर्ट कर देते थे और ये फ्री था। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था सरकार की तरफ से। और एक और बात आगे उन्होंने बोली कि देयर वाज नो लाइक्लीहुड ऑफ बोथ बिकमिंग शॉर्ट इन सप्लाई साइमल्टेनियसली। तो दोनों की सप्लाई का शॉर्टेज की भी कोई चांसेस नहीं थी या कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं थी। एक अगर कम होता था तो दूसरे की सप्लाई बढ़ा करके हम क्या करते थे, उसे बैलेंस कर देते थे, या हम कह सकते हैं हम स्टेबल कर देते थे। सेकेंड पॉइंट इज प्राइस स्टेबिलिटी। इन्होंने बोला कि ये भी आर्ग्यू किया जाता था कि जो मनी सप्लाई होती थी उस वो अश्योर करता था प्राइस स्टेबिलिटी, और इसमें बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। जो इंटरनल प्राइस लेवल होता था वो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के साथ लिंक्ड होता था। ठीक है, हमने पहले भी बात किया था गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के साथ कैसे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को भी आपस में लिंक किया जाता था कि एक गोल्ड का सिक्का देकर के आपको 15 चांदी के सिक्के मिलेंगे, तो ये भी तो आपस में लिंक्ड है ना। आगे इन्होंने बोला कि अगर गोल्ड के और सिल्वर के, इन्होंने बोला जी गोल्ड और सिल्वर है उन दोनों के प्राइसेस उनके डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करते थे। और मैं बात कर रहा हूं 2023 की, तो भाई आज के टाइम पे भी ऐसा ही होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड है, आने वाले टाइम में भी यही होगा कि जो कीमतें हैं वो उनकी सप्लाई और डिमांड के बेसिस के ऊपर तय की जाएंगी। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि अगर सिल्वर का आउटपुट बढ़ता, ठीक है, तो जो गोल्ड है वो फेल कर जाता। ठीक, उसकी प्राइसेस, इन्होंने बोला कि दैट द गोल्ड फेल्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक, गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाती और अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती तो सिल्वर की प्राइसेस कम हो जाती। इसका मतलब यह हुआ कि फॉल इन द प्राइसेस ऑफ सिल्वर वाज कॉम्पेंसेटेड बाय द राइज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड वाइस वर्सा। तो मीनिंग में भी इन्होंने समझा दिया कि अगर सिल्वर का प्राइस फॉल करेगा तो वो कॉम्पनसेट कैसे होगा, गोल्ड की प्राइस को बढ़ा करके। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि इस वजह से ग्रेटर स्टेबिलिटी आती है इकोनॉमी के अंदर। देयर वाज अ ग्रेट स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टेकन टुगेदर देन इन द केस ऑफ वन मेटल। तो जब मोनोमेटलिज्म था वहां पे स्टेबिलिटी नहीं थी क्योंकि एक मेटल काम कर रहा था। यहाँ पे दोनों मेटल काम कर रहा है कि एक की प्राइस बढ़ गई तो दूसरे की हम कम कर देंगे, एक की प्राइस घट गई तो दूसरे की हम बढ़ा देंगे, तो इससे स्टेबिलिटी लाना आसान था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बहुत ही वाहियात एग्जाम्पल दिया है, माफ कीजिएगा, लेकिन समझने के लिए अच्छा है कि अगर दो शराबी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं तो कम चांसेस हैं कि वो गिरे, लेकिन अकेला शराबी जा रहा है तो जाहिर सी बात है अगले दिन वो
कहाँ मिलेगा आप सभी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला मेरिट है स्टेबल प्राइस ऑफ सिल्वर। इन्होंने बोला कि जो प्रोपोनेंट्स थे यानी जो समर्थक थे बायोमेटलिज्म के, उन्होंने ये बोला कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में और 20th सेंचुरी में बायोमेटलिज्म के वजह से जो सिल्वर की कीमतें गिर रही थी, कम हो रही थी, वो फॉल करना बंद हो गई। उस समय क्या होता था कि जो प्राइस होता था सिल्वर का, वो फॉल करता था और सिल्वर प्रोड्यूसिंग जो भी देश थे उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज था ट्रेड करने में गोल्ड स्टैंडर्ड वाली कंट्रीज के साथ। तो इन्होंने ये देखा कि अगर बायोमेटलिज्म आ जाएगा तो सिल्वर की डिमांड भी बढ़ जाएगी और उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इससे सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, जो उन्हें डिप्रेशन से निकलने में मदद करेगी। तो जो लोग समर्थक थे बायोमेटलिज्म के, उनका कहना यह था कि मोनोमेटलिज्म से बेहतर है बायोमेटलिज्म, क्योंकि जो देश चांदी बना रहा है, जो सिल्वर प्रोड्यूसिंग नेशन है, अब सिल्वर का प्राइस देखिए, मोनोमेटलिज्म में सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड सर्कुलेट होता था तो सिल्वर का प्राइस फॉल करता था। तो जो लोग बायोमेटलिज्म के समर्थक थे उन्होंने बोला कि भाई आप सिल्वर को भी ऐड कर दो, तो इससे क्या होगा कि दोनों साथ ही साथ चलेगा और सिल्वर का प्राइस इतना कम नहीं होगा। ये सिल्वर प्रोड्यूसिंग नेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर वो डिप्रेशन में चल रहे हैं तो उससे वो उभर सकें। ठीक है, फोर्थ मेरिट है स्टेबल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट आप सभी जानते हैं कि एक करेंसी देकर के दूसरे देश की कितनी करेंसी मिलती है। ठीक है, वो बढ़ना घटना नहीं चाहिए, बराबर ही रहना चाहिए। जैसे $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज इंडियन रुपीज। ठीक है, तो ये बढ़ना घटना नहीं चाहिए, ये लंबे समय तक स्टेबल रहना चाहिए। इससे इंटरनेशनल ट्रेड हर एक चीज के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, इससे इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है। इन्होंने बोला कि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहना चाहिए। इट वाज फर्दर ये आर्ग्यू किया गया कि जो बायोमेटलिज्म है वो मदद करता है एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी बिटवीन टू नेशंस। आगे कहा जा रहा है दिस वाज बिकॉज कि जो रेशियो है एक्सचेंज रेट का बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, ये फिक्स किया जाता था और गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू के बेसिस के ऊपर इसे फिक्स किया जाता था। जैसे हमने देखा कि एक गोल्ड का सिक्का दे करके आपको 20 सिल्वर के सिक्के मिलते थे उस जमाने में। आज तो भाई सीन ही अलग है, लेकिन उस जमाने में ऐसा, तो ये फिक्स किया जाता था। इन्होंने बोला कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज डिविएट होने की, क्योंकि ज्यादातर चीजें मिंट पार रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ही काम करती थी। तो मिंट पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और वहीं पे वो लोग एक्सचेंज रेट सेट करते थे कि आज एक सोने का सिक्का देखिए 16 सिक्के मिलेंगे चांदी के, कल 20 मिलेंगे हो सकता है। तो ये चीज वो लोग स्टेबल रखते थे वैल्यू के हिसाब से। पांचवा मेरिट है एनकरेजमेंट टू फॉरेन ट्रेड। इन्होंने बोला कि एज अ कोरोलरी, मतलब परिणाम के हिसाब से बायोमेटलिज्म में, मतलब अगर हम बायोमेटलिज्म को सर्कुलेट करें तो इसका परिणाम ये होगा कि जो बायोमेटलिज्म है उसने एनकरेज किया था फॉरेन ट्रेड को दो तरीके से। पहला, क्योंकि एक्सचेंज स्टेबिलिटी थी कंट्रीज के बीच में, और दूसरा, जो देश बायोमेटलिज्म को अडॉप्ट करके चल रहा था उनके ट्रेड रिलेशंस दूसरे बायोमेटलिज्म वाले देश से बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि वो लोग गोल्ड और सिल्वर दोनों में पेमेंट भी कर सकते थे। यही स्टैंडर्ड अडॉप्ट करके चल रहे थे। अगर सोना नहीं है पेमेंट करने के लिए तो आप चांदी में भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, सिक्स्थ मेरिट था इजी टू कीप कैश रिजर्व। इन्होंने बोला कि गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स थे वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर थे बायोमेटलिज्म में। जितना मर्जी उतना आप उसे मिंट में ले जा करके प्रोड्यूस करके सर्कुलेट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आगे इन्होंने बोला कि ये बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत आसान था कमर्शियल बैंक के लिए कि वो मिनिमम कैश रिजर्व रख सके अपने पास। ठीक है, अपनी लायबिलिटीज के हिसाब से। ठीक है, या तो गोल्ड में रख सकते थे या तो सिल्वर के कॉइन्स में रख सकते थे। ठीक है, अगर उनके पास गोल्ड की कमी है तो सिल्वर रख रख के उन्होंने बराबर कर लिया, और अगर सिल्वर की कमी है तो गोल्ड रख करके उन्होंने मिनिमम कैश रिजर्व अपना मेंटेन कर लिया। सिमिलरली हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा आसान था गवर्नमेंट के लिए अपने कैश रिक्वायरमेंट को दोनों टाइप्स के कॉइन से पूरा करने के लिए। ठीक है, और लास्ट में कहा जा रहा है एनकरेजमेंट टू प्रोडक्शन। द एडवोकेट्स ऑफ, जो लोग कहते थे कि बायोमेटलिज्म बहुत ही सही चीज है, उनके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों के जो कॉइन्स जब हम सर्कुलेट कर रहे थे, दोनों सुपीरियर मेटल्स थे। ठीक है, अच्छे मेटल्स थे, और ये एनकरेजमेंट करने की वजह से क्या हुआ था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के कॉइन्स बायोमेटलिज्म में जब यूज हो रहे थे तो जो टोटल सप्लाई थी वो डिमांड से ज्यादा हो गई थी, और जिसका नतीजा ये निकला कि इंटरेस्ट कम हो गया और इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको
मेरिट्स ऑफ बायोमेटलिज्म क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपने यहां तक देखा प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।